क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, बिकॉज पिछला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर, सबसे पहले तो ये प्रीवियस लेक्चर का पीडीएफ है जो आपके पास आया होगा, जिसमें हमने जा रही है, आ रही है अपॉन आर, जा रही है अपॉन वी, आ रही है अपॉन यू। दिस इज बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां पे जो चीज आपको दिखाई दे रही है, हाँ, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो आपको चीज दिखाई दे रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, थिन लेंस के बारे में हमें पढ़ना था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बट स्टार्टिंग में हम लोगों ने थिक लेंस को लेके ये चीज पढ़ी। ठीक है, एंड थिक लेंस के साथ साथ फिर हम लोगों ने थिन लेंस के ऊपर भी ये चीज पढ़ी, और हमने दोनों के दोनों अच्छी तरह से फॉर्मूलेस यहाँ पे लिख लिए। फिर मैंने आपको वही चीज वापस पूरी की पूरी थिक लेंस पे भी समझाई थी। ठीक है, जा रही है आ रही है वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख के भी दिया है कौन से साइड के लिए कौन सा इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने कंसिडर करना है। ठीक है, तो क्या चीज क्लियर है सब लोग के दिमाग में? आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्टिक्स का आज चौथा लेक्चर है। ठीक है, क्या दो फॉर्मूले हम लोग ने निकाले? व्हाट वाज द टू फॉर्मूलाज जो हम लोग ने डिराइव किया? पहले सरफेस के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, फॉर सरफेस ए, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, n2 माइनस n1 अपॉन r1, n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन माइनस u1। ये आपने पहले वाले सरफेस के लिए डिराइव किया। ठीक है, अरे ठीक है अनुराग, सरफेस ए फेस ए एक ही बात है बेटा। ठीक है, फॉर फेस ए। ठीक है, फॉर फेस बी क्या फॉर्मूला था? n1 माइनस n2 अपॉन माइनस r2 बराबर n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन माइनस v1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए। बराबर, अब एक और चीज जरा मैं समझा देता हूं। n1 क्या है? n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, n2 क्या है? n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। हमें नहीं पता ये कितना है, तो हम उसको n मान रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का n1 है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये सबको पता रहना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का पता नहीं, उसको हम n लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इट एज n। ठीक है, अब ये इक्वेशन है पहला वाला, ये इक्वेशन है दूसरा वाला। अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करनी है,
और अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, जो सॉल्विंग आपके टेक्स्ट बुक ने नहीं दिखाई है, आप भी नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, बस आपने क्या करना है, ये वैल्यूज के अंदर पुट करनी है, और पुट करने के बाद जो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, पुट एंड सॉल्व, वी गेट, पुट और सॉल्व करने का हमें क्या मिलता है, 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और ये चीज जो मिलती है इसको बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें v क्या है, v है फाइनल इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, n कितना है, n को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अभी अभी मैंने बोला, ये देखो n2 को मैंने n माना था तो इसलिए यहां पे n लिखा हुआ है। r1 r2 क्या है आप जानते हैं, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये भी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉल्विंग दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताइए कि आपने इन दोनों में क्या पुट किया, n1 की जगह पे n1 पुट किया और n2 की जगह पे आपने n पुट किया। अगर आप ये दोनों पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला फाइनल फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है क्या, दिस इज कॉल्ड एज विच फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर है? बस इतना सा फॉर्मूला हमें डिराइव कर, पर ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करने के लिए आपको पिछले लेक्चर के वो दो इक्वेशन कैसे आए वो आपको पता होना चाहिए। वो दो इक्वेशंस को आप रट्टा नहीं मारे, अगर आप उनको रट्टा मारेंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में तो हम रट्टा नहीं मार सकते ना। बोलिए डन है, ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। रिप्लाई करेंगे सब लोग फटाफट। यस अमन, ये फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। चलिए अब इस फॉर्मूले में थोड़ा एक तड़का ऐड करते हैं। तड़का मतलब क्या, बचपन में आपको पता है क्या, इफ u बराबर अगर इंफिनिटी होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सूरज माने, बेटा अभी क्या चल रहा है और आप क्या चैट सेक्शन में तब से मैसेज कर रहे हो, आपका ध्यान किधर है, अभी जो चल रहा है उस पे आपको ध्यान देना है कि जो आप तब से मैसेज किए जा रहे हो उस पे आपको इंपॉर्टेंस है। वो चीजें बाद में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, आप मुझे उसके लिए पर्सनली एक व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहां पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे लोगों को लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो अभी अमन का कमेंट अब अगर पढ़ें, कोई तरीका है कि इसको याद करने का, इमेजिन करो अलग अलग प्रॉब्लम है लोगों की, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो टफ है और उसको आपने भले ही देख लिया पर रट्टा मारने का और कोई तरीका नहीं है, रट्टा मारो बैठ के ऐसे डायरेक्टली, ठीक है।
अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर u बराबर इंफिनिटी है, यानी कि क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपने 10 स्टैंडर्ड पढ़ी है, क्या कोई बता सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो इमेज कहां बनता है? कैन एनीबडी टेल मी, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी तो इमेज कहां बनता है? कितने लोग को इसके बारे में नॉलेज है? हम लोग मिरर का डायग्राम बनाते थे, हम लोग लेंस का डायग्राम बनाते थे, तो क्या कोई बता सकता है कि इमेज, नहीं मैंने ये नहीं पूछा वरदान कैसा, हाँ बराबर वरदान, विद इन द फोकस नहीं, एट फोकस, एट फोकस याद रखिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। हरदम ये बात याद रखना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपका इमेज फोकस पे बनेगा। और कैसे पता चलता था हमें ये सब चीजें? अगर आप देखेंगे रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट coming from infinity are parallel to principal axis, या फिर इनको पैराक्सियल रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी रेज ऑफ लाइट जो होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती हैं। तो ऐसी पैरेलल आने वाली रेस कहां से आ रही हैं? ऐसी पैरेलल आने वाली रेस इंफिनिटी से आ रही हैं। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। और ऐसी रेस जब एक इमेज बनाती हैं तो वो कहां बनाती हैं? वो फोकस पे बनाती हैं। ये बात आपने हर दम याद रखना है। इफ वी पुट, अगर हम पुट करते हैं, इफ वी पुट दिस कंडीशन इन अबव फॉर्मूला, अगर हम अबव जो हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, अगर हम उसमें ये कंडीशन पुट करना चाहें तो कैसे होगा? क्या फॉर्मूला निकाला अभी अभी हमने ऊपर? फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 -1/r2। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं ये कंडीशन पुट करो, तो 1/v की जगह पे क्या पुट करो? f माइनस u की जगह पे क्या पुट करो? इंफिनिटी। और बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा ही लिख दो, बराबर है। आप जानते हैं 1/इंफिनिटी कितना होता है? 1/इंफिनिटी होता है 0। तो यहां कितना बचेगा? 1/f। यहां क्या बचेगा? n-1। यहां बचेगा 1/r1, यहां बचेगा 1/r2। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला। पर ये फाइनल फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पर आप ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन विल यू यूज दिस फॉर्मूला? we will use this formula only when object is at infinity। तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है? क्वेश्चन आपको ये चीज बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो जैसे आपने खबर सुनी कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, आप फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? दो तरह के लेंस फॉर्मूला हमने पढ़े। सादा वाला फॉर्मूला कहीं पे भी लगाएं, ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगाएं जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। काम खत्म। बोलिए, आया समझ में? पहले वाला फॉर्मूला लेंस मेकर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला यहां पे है, और लेंस मेकर्स का दूसरा फॉर्मूला यहां पे है। क्या दोनों फॉर्मूले सब लोगों को समझ में आ गए हैं? क्लियर है एवरीबॉडी? रिप्लाई जल्दी।
एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? फटाफट बोलिए बोलिए जल्दी। नो डाउट्स? ठीक है, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेंस मेकर्स पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। एग्जाम्पल किसके ऊपर? लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर हम जरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो 2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका जो R1 आपको दिया हुआ है वो 1 है। ठीक है, नहीं, हाँ R1 1 है और R2 जो है वो 5 टाइम्स R1 है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि वो 5 है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है R1 is to R2 is 1 is to 5। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस आपको 7.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। जो लेंस आपको दिया हुआ है वो लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतनी जानकारी आपके पास दी हुई है। क्वेश्चन में के हिसाब से ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस जब एक इमेज बनाता है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में होता है। इमेज जो बनता है कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से वो एक रियल इमेज बनता है। रियल इमेज मतलब लेंस के पीछे इमेज बनता है, और लेंस के पीछे बनता है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आएगा, इमेज डिस्टेंस प्लस में आएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन है और हमें R1 R2 की वैल्यू पता करनी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि R1 और R2 की वैल्यू, ठीक है सर, क्वेश्चन में लगता है मिस्टेक है बुक में R1, हाँ नहीं, हाँ 1:5, वही मैं देख रहा था, 1.5 नहीं है, 1:5 है वो दर्शन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इट इज 1:5। तो सब लोग मेरी बात अभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस चीज को बोला जाता है रेशियो। क्या बोला जाता है इस चीज को? रेशियो। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं R1 की वैल्यू 1 होगी, R2 की वैल्यू 5 होगी। ये बिल्कुल गलत सोच है। एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है R1/R2 इज 1/5। आपको ये नहीं बताया गया कि R1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और R2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। आपको यह बताया गया है कि R1/R2 का रेशियो 1:5 है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बातें ना समझ में आती हो, तो मैं आपको रेशियो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि आपको ये चीजें 11th स्टैंडर्ड में आते आते तो आपको इस चीजों का ज्ञान होना चाहिए। सपोज कीजिए एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की बातें की जा रही है। एक क्लास में 50 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं। ठीक है, सो किसी ने कहा इस क्लास में बॉयज वर्सेस गर्ल का रेशियो कितने का है? तो हमने किया 50/100, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब रेशियो आता है 1:2। तो हमने बोला बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो 1/2 है, बराबर। तो क्या क्या ये बोलने का मतलब ये है
कि लड़के 1 हैं और लड़कियां 2 हैं? नहीं, लड़के तो 50 हैं, लड़कियां 100 हैं। तो 1:2 क्या बताना चाहता है? 1:2 आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 1:2 ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लड़के के मुकाबले 2 लड़कियां हैं। नाउ टेक दिस स्टेटमेंट वेरी वेरी सीरियसली। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? 1:2 का मतलब है कि अगर क्लास में हम लड़के और लड़कियों की तुलना करें, तो यहां मुकाबले से अच्छा हम एक लड़के के तुलना में 2 लड़कियां हैं, यानी कि अगर एक लड़का क्लास में देखा जाएगा तो एक लड़के के रिस्पेक्ट में 2 लड़कियां क्लास में मिल रही हैं, डबल लड़कियां हैं क्लास में, एक लड़के के रिस्पेक्ट में डबल लड़कियां क्लास में मौजूद है। इसलिए तो अगर आप देखेंगे तो 50 लड़कों के हिसाब से लड़कियां 100 है। तो रेशियो आपको इस बात की जानकारी देता है कि 2 लोगों की तुलना कैसे की जा सकती है, 2 लोगों की तुलना कैसे की जा सकती है। तो अगर यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/5 दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब यह है कि अगर R1 की वैल्यू 1 हुई तो R2 की वैल्यू 5 गुना ज्यादा होगी, 5 गुना ज्यादा। मतलब हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि R2 is actually 5 times more than R1। बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे ही होगा। क्या हम यहां पे बोल सकते हैं, क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज? बिल्कुल सही। देखो 50 लड़कों के हिसाब से 100 लड़की हैं। कितने लोग को ये बात समझ में आई? रेशियो वाली बात कितने लोग को समझ में आई? क्लियर है? सब लोग को रेशियो का फंडामेंटल समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के दिमाग में रेशियो को लेके? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, कि हम कैसे यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम लोग क्यों ना यूज करें लेंस मेकर्स फॉर्मूले का? लेंस मेकर्स फॉर्मूले का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। 1/v माइनस 1/u n-1। सर वो तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा चंपा? सही तो लिखा है, गर्ल्स 2 गुना है बॉयज के। सही तो है, गर्ल्स आर 2 टाइम्स ऑफ बॉयज। सही तो लिखा है। जितने बॉयज हैं अगर उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो गर्ल्स मिलेंगी। कितने हैं बॉयज? 50, 100 गर्ल्स। सही तो है। चंपा, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख रहे थे, 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, बराबर। चलिए, क्या आपके पास इमेज की डिस्टेंस है? बिल्कुल आपका इमेज का डिस्टेंस आपके पास है 7.5। क्या आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है? बिल्कुल आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -15। क्या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है? 2 - 1/R1 बराबर -1/R2 के बदले में क्या लिख सकता हूं? R2 के बदले में लिख सकता हूं 5 टाइम्स R1, पर वो भी एक माइनस साइन के अंदर। क्यों मैंने माइनस साइन लिखा? मैंने आपको कल परसों समझा के रखा है। भले ही R2 5 टाइम्स R1 आ रहा हो, पर आपको यहां पे माइनस साइन इसलिए लगाना है क्योंकि जब भी आप लेंस बनाते हैं, याद आया क्या? लेंस बनाते हैं तो R1 इस तरफ होता है, R2 इस तरफ होता है। R2 होता है नेगेटिव, R1 होता है पॉजिटिव। कल भी ये चीजें 1000 बार बताई है कंपास रखने की जगह, इसलिए मैंने यहां पे ये किया। बराबर है? तो क्या अभी हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को इजीली? ठीक है। 7.5 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे 1 अपॉन करके, बराबर है, तो यहां पे आप बचेंगे 1/5 के साथ।
वैसे आप इसको अच्छी तरह भी लिख सकते हैं, 1/7.5 प्लस 1/15 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर, ठीक है। 15 क्यों लिख लिया बेटा, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है। अनुराग सिंह, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है। -15, आप लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं बेटा, ये आपका लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे ना आप लेंस के सामने, बराबर। सो ये डिस्टेंस -u होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर। और इमेज कहां बन रहा है, समझो इमेज यहां बन रहा है, तो ये डिस्टेंस तो +v होगा ना, देख रहे हैं आप, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लीजिए। 2 - 1 1 हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखे 1/r1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखे 5 टाइम्स r1, ठीक है। अब एलसीएम लेना आप लोग को आता है, आता है ना एलसीएम लेना, ये 5 गुना इससे 2 गुना इससे ज्यादा है, बराबर है 7.5 इंटू, अगर आप 2 करेंगे तो ऊपर नीचे आप 2 कर लीजिए, नीचे 15 हो जाएगा, मतलब 3/15, 3/15 मतलब 1/5, बराबर। यहाँ पे आप 5 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 टाइम्स r1 आपका नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा ऊपर 5 और ये 6 हो जाएगा, बराबर। यहाँ से 5 और 5 आप कैंसिल कर सकते हैं, सो r1 की वैल्यू आपको मिलेगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया था R2 जो है वो 5 गुना है R1 का, तो R2 हो जाएगा 5 इंटू 6, R2 की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, खत्म। देखो कितना सिंपल है। परंतु अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज मतलब क्यू इमेज डिस्टेंस को माइनस लेना है, क्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस लेना है, R1 प्लस में क्यू, R2 माइनस में क्यू, अगर इतनी छोटी छोटी चीजों में अगर आपने गलती कर दी, जैसे U में मैंने यहाँ पे -15 लिखा, R2 में मैंने -5 टाइम्स R1 लिखा, अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देंगे तो फिर फॉर्मूला भी याद रख के आपका कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। बोलिए, आया कुछ समझ में? डन, क्लियर? क्या साई, साई क्या बोल रहे हैं आप? क्या 15 था? सेंटीमीटर में 15, तो 15 सेंटीमीटर तो लिखा है। यस सही, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? एलसीएम लेने के बाद 15 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? मैंने एलसीएम सॉल्व करके दिखाया नहीं, मैंने डायरेक्टली 1/5 लिखा, आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, यही आएगा। समझे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे, 1/7.5 प्लस 1/15, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/15, बराबर। तो ये हो जाएगा 3/15, यानी कि 1/5, मैंने डायरेक्टली लिखा है, सही। ऑल ऑफ यू गॉट दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला? क्लियर है सब लोग के दिमाग में लेंस मेकर्स फॉर्मूला? डन, एनी डाउट्स, कोई डाउट वगैरह? नहीं, ठीक, चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डन हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अनुराग सिंह पूछ रहे हैं 1/r किधर गया? कौन सा अनुराग सिंह? 1/r किधर का 1/r? यस अनुराग सिंह, किधर है फॉर्मूले के? है ना 1/r है ना फॉर्मूले में, 1/r1, 1/r2 की जगह पे 5 टाइम्स r1 लिखा, एलसीएम लिया, 5 कैंसिल हुआ, r1 की वैल्यू 6, r2 की जगह पे हमने 5 टाइम्स r1 पुट किया है ना। बराबर अनुराग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन चेक कर सकते हैं, r1 की जगह पे r1 लिखा है, r2 की जगह पे 5 टाइम्स r1 लिखा है, माइनस साइन लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे -30 भी लिख सकते हैं, कोई परवाह नहीं है। +30 लिखिए, -30 लिखिए, आप जानते हैं। या फिर आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका R2 नेगेटिव होगा। -30 लिखा तो भी चलेगा, +30 लिखा तो भी चलेगा, बस बताने के लिए -30 ठीक रहेगा। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब हम बात कर रहे हैं, पेज नंबर 164 पे रिफ्रैक्शन, नहीं इट इज नॉट ओमिटेड, बट रिफ्रैक्शन तो बताया ना, लाइट आर पार जाती है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बराबर ना। रिफ्रैक्शन का मतलब सबको पता है ना, लाइट आर पार जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यस चंद्रप्रभा, और यू वांट मी टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा और लाइट फेंक सकते हैं। यस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस वो हटा दिया गया है, क्योंकि वो 10th में था। शुड आई थ्रो सम लाइट ऑन रिफ्रैक्शन चंद्रप्रभा, कि आता है? अच्छा, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ हुआ है क्या हमारा? वो भी नहीं हुआ है ना, ठीक है चलो, बचपन में पढ़ा था, ठीक है चलो, थोड़ी लाइट उसके ऊपर भी फेंक लेते हैं। रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो, जब आप बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे हमने देखा, लाइट एक लेंस से, एयर से लेंस में गई, फिर लेंस से वापस एयर में गई। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस पर्टिकुलर चीज को आप रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें आपने समझना क्या है, मीडियम एक रेयरर मीडियम हो सकता है, या मीडियम एक डेंसर मीडियम हो सकता है, ठीक है। जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है तो लाइट जो है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर। और लाइट जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है
तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये छोटी छोटी बातें। दिखने को कैसे दिखेगा? दिखने के लिए कैसे दिखेगा आपको ये चीजें? सपोज कीजिए ये आपका एक सरफेस है, ये आपका और एक सरफेस है। यहां पे सबसे पहले आप एक नॉर्मल बनाएं। तो समझिए आपने यहां पे एक नॉर्मल बनाया सरफेस को, ठीक है। ये आपने एक और एक नॉर्मल बनाया सरफेस को, ठीक है। और अब आप समझिए लाइट आप ऐसे लेके आ रहे हैं। द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम, इट इज गोइंग इनटू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो समझिए आपकी लाइट ऐसे हिट करती है। सो ये आपकी लाइट ने ऐसे हिट किया, ये आपकी लाइट का नाम इंसिडेंट रे। तो आपकी लाइट ऐसी सीधी जानी चाहिए, पर आपकी लाइट ऐसी सीधी नहीं जाते हुए आपकी लाइट अपना रास्ता थोड़ा बदल देगी। पर कैसे बदल देगी? लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट मीन्स द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको लाइट ऐसी जाती हुई दिखाई देगी। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल आप यहां देख रहे हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम उल्टा सोचें, उल्टा मतलब क्या? अगर आप रे ऑफ लाइट को लेके जाना चाहते हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो रे ऑफ लाइट ऐसी जानी चाहिए। समझो ये है आपका एक डेंसर मीडियम, ये है आपका एक रेयर मीडियम। पर रे ऑफ लाइट ऐसी तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो अब जब वो डेंसर से रेयर जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो ऐसी जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सीखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे सीखने को ये मिल रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो होता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन। और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो होता है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बिटवीन। जरा बिल्कुल ध्यान से देखें, इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल है यहां से लेके यहां तक, ये आपकी इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका नॉर्मल, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहां पे आप नॉर्मल देख पा रहे हैं, यहां पे आप नॉर्मल देख पा रहे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो आप देख सकते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये आपका ये आपका हाँ, ये आपका बना पूरा का पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड पाथ। इसको भी हम बोलेंगे क्या? एक्सपेक्टेड पाथ। यानी कि रे ऑफ लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, पर रे ऑफ लाइट ऐसी नहीं जाती है। इतना समझ में आया रिफ्रैक्शन के बारे में? वैसे पता होगा आप लोग को। क्लियर है एवरीबॉडी अबाउट दिस? हाँ, 10th में ही था, बराबर है। रिप्लाई रिप्लाई सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। इज इट क्लियर? डन। ठीक है। अब अगला जो
किस्सा है जो शायद वापस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, आप लोग को ना पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह भी ना पता हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज क्या होती है। इसमें भी दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर हो सकता है आपको नहीं पता हो। जैसे अभी हम देख रहे थे ऊपर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना है, तो हो सकता है आपको वो भी ना समझ में आता हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे बुक्स में एन से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन दोनों से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया गया। ठीक है, क्या होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लिखा जाता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। पहला पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे कहते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इतना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना। तो पहली बात आपके दिमाग में रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लिखा जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लिखा जाता है का मतलब क्या है कि एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, तो इन सब का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकेंड पॉइंट आपको क्या पता होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? सेकेंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वेलोसिटी के रेशियो से मिलता है। मतलब किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी का रेशियो लेना पड़ेगा, तब जाके आपको उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हमें वेलोसिटी के रेशियो के बारे में जानकारी देता है। पर आपके दिमाग में इस पॉइंट को सुन के और एक डाउट आ सकता है, कौन सी वेलोसिटी का रेशियो? कौन सी वेलोसिटी का रेशियो? कैसे पता चलेगा आप कौन सी वेलोसिटी का रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं? चलिए इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस बात को करेंगे। सपोज कीजिए, कंसिडर कीजिए कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, क्या किया हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया कि लाइट जो है वो हवा से पानी में जा रही है, एयर से कहां जा रही है? पानी में जा रही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने आप को इस तरह से लिखें, N1 यानी कि क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर अमन पठान शांति से बैठ के सुनने का। ठीक है, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे क्या एग्जाम्पल लेके पढ़ाना है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आपको बेटर पता है कि मुझे बेटर पता है कि कब कौन सा एग्जाम्पल लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। यस अमन पठान, बराबर है ना? मुझे पता है ना? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आराम से, डोंट टेक टेंशन।
आपकी सोच जहां तक है उससे ज्यादा सोच मेरी है। मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट को किस वे में समझाने पे उसको बेटर समझ में आता है। एंड आई थिंक अभी तक से आप यहाँ बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं ना कि मैं बरोबर कौन सा एग्जाम्पल कहाँ लेना है, मैं बरोबर लेता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से बैठो। आप वो जो पेंसिल का एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं अमन पठान, हो सकता है वो एग्जाम्पल आपके लिए सिंपल है, पर मुझे पता है ना बाकी लोगों के लिए वो सिंपल नहीं है, इसलिए आराम से, ठीक है। N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। N2 बराबर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सपोज करें किसी ने आपको कहा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हमारा मुद्दा है, और सामने वाली पार्टी ने आपको बता दिया है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां तक जा रही है। रे ऑफ लाइट जा रही है हवा से पानी में, और वो चाहते हैं कि आप पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करके बताएं। तो तरीका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने का? तरीका बहुत सिंपल है। आपको लिखना है इस तरह से। कैसे लिखना है आपको? इस तरह से आपको लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या करो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखो, एक इक्वल टू साइन डालो, और यहां पे उल्टा लिखो। क्या लिखो उल्टा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी। तो N2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, N1 हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, V1 पानी की वेलोसिटी हवा में, V2 पानी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी हवा में, लाइट की वेलोसिटी पानी में। ये तैयार हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहां से नॉलेज के हिसाब से अगर आपको पता होगा तो V नो दैट N1 इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा की 1 होती है, तो N2 का वैल्यू आएगा V1 by V2। बस आपको करना यह है कि आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में पता होनी चाहिए और आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट पानी में पता होनी चाहिए। अगर आपने इन दोनों का रेशियो लिया तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का मिल जाएगा। इसको N2 N1 लिखने से अच्छा हम ऐसे लिखते हैं, NW NA, और इसको लिखते हैं VA VW। तो यहां पे हम करते हैं क्या? NW, यहां पे हम लोग करते हैं क्या? VA, यहां पे हम करते हैं VW। अब निम्नलिखित सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि सर आपने यहां ऊपर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी, नीचे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पर यहां पे आपने वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर लिखा और वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखा। क्या इस चीज से हमें कुछ समझना चाहिए? क्या इस चीज से हमारा कुछ दिमाग चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। दिमाग ये है यहां पे कि किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी को। अब आप ये सब चीज कैसे समझेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी को, मतलब क्या है? थोड़ी देर में इस चीज के ऊपर आते हैं, पर फिलहाल क्या हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ बातें लिख के रखी थी? पहले देखते हैं कि क्या हमें वो बातें समझ में आ रही हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वेलोसिटी के रेशियो से मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हमें वेलोसिटी के रेशियो के बारे में जानकारी देता है। मुझे लगता है ये पॉइंट थोड़ा समझ में आ रहा है। कौन सी वेलोसिटी का रेशियो? ये पॉइंट भी हमें समझ में आ रहा है। कौन सी वेलोसिटी भाई? जहां से जहां तक आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है। अगर आपकी रे ऑफ लाइट एयर से पानी में जा रही है
तो उसी तरह से वेलोसिटी का रेशियो भी लेना है। पर रेशियो लेते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखोगे, वेलोसिटी उसका उल्टा लिखना है। हो सकता है कि आपको अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आ रही हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में वेलोसिटी की रेशियो लेके आने के हिसाब से आती है। ठीक है सर, सपोज लाइक ग्लास से वाटर में जा रही है। अभी एग्जांपल लेने वाले आयुष, ग्लास से वाटर का भी लेने वाले, एयर से वाटर का लिया, अभी हम ग्लास से वाटर भी लेने वाले, जस्ट 1-2 मिनट में लेने वाले। ठीक है, देखो सबसे पहले इतना तो समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स समझौता है। पर डाउट ये आ सकता है कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में इनवर्स समझौता क्यों है। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा दिखता है। भूल जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है, अलाना फलाना भूल जाओ। अगर मैं आपको किसी वस्तु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि एक डेंसर मीडियम को डेंसर मीडियम क्यों बोला जा रहा है और एक रेयरर मीडियम को रेयरर मीडियम क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग है, मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है डेंसर मीडियम के केस में वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है और यहां पे बहुत ही रेयरली पैक्ड है, नॉट डेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आप एयर और पानी को कंपेयर करेंगे तो बचपन में बोलते थे हम आपको, एयर क्या है, गैसियस स्टेट है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में किस चीज का फर्क है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में इस चीज का फर्क है कि मॉलिक्यूल कितने पास पास में हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। और अगर आप कोई सॉलिड कंसीडर कर लें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो और ज्यादा पास पास होते हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो बेसिकली आपको यह बताता है कि आपका मीडियम में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी है। अगर मॉलिक्यूल्स की पैकिंग बहुत ही खुली खुली है, खुली खुली है मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर हैं, तो जो रे ऑफ लाइट है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जो रे ऑफ लाइट है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज करो ये एक आदमी है, इसका नाम रे ऑफ लाइट है। इस आदमी का नाम क्या है, इस आदमी का नाम रे ऑफ लाइट है। इस आदमी को बोला कि आप इस एयर नाम की जगह में भागो, रन, इसको बोला रन। ये जो जगह है इस जगह का नाम एयर है। तो जब ये आदमी इस एयर नाम की जगह में से भागेगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जब भागेगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो ये आदमी इजीली, आदमी का नाम क्या है, रे ऑफ लाइट, ये इजीली यहां से भाग सकता है। मतलब यहां पे गर्दी कम है। गर्दी, यू अंडरस्टैंड, गर्दी किसका, मॉलिक्यूलर गर्दी इज लेस। मॉलिक्यूलर गर्दी इज लेस मतलब क्या, ये मीडियम ज्यादा डेंस नहीं है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। पर अगर मैं इसी इंसान को बोलूं जिसका नाम रे ऑफ लाइट है, अगर मैं इसी इंसान को बोलूं रन, पर मैं उसको एक ऐसा वाला मीडियम दूं जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास पैक्ड है, बराबर, कैसा बोलूं यहां पे मैं उसको बोलूं इसमें भागो, तो ये एक डेंसर मीडियम है। क्या उम्मीद है आप लोग की, जब ये इंसान इसमें से भागेगा, जब ये इंसान इसमें से भागेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी कम होगी? हाँ, यहां पे इतनी ज्यादा गर्दी है
कि ये बंदा यानी कि रे ऑफ लाइट जब इस डेंसर मीडियम से पास होगा, जो कि एक डेंसर मीडियम है, तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिक्रीज। आराम से बात को समझें। वेलोसिटी में डिक्रीमेंट क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने पास पास में पैक्ड होते हैं, यहां पे गर्दी इतनी ज्यादा होती है कि रे ऑफ लाइट जो होती है उसकी वेलोसिटी में फर्क आ जाता है। वेलोसिटी में क्या आ जाता है क्लास? फर्क आ जाता है। एक डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और एक रेयरर मीडियम का, जो एयर है वो रेयरर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम होता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो इसका मतलब क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कि रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में संबंध है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इसलिए उसमें वेलोसिटी कम होती है, और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो क्या हमें इस बात का संबंध पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और क्या आपको अब ये समझ में आ रहा है कि मैंने यहां पे अगर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी लिखा तो नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एयर के साथ जो मैंने चीजें बताई वही सेम चीजें वैक्यूम के लिए भी लागू होती हैं। पर याद रखिए, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। पर हम ऐसा मानते हैं कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होता है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वैक्यूम में भी होता है। तो सेम एयर और वैक्यूम में हम बातें करते हैं। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी के रेशियोज में लेते हैं? पर वेलोसिटी का रेशियो कैसे लेना है? इनवर्स रेशियो लेना है। कैसे रेशियो लेना है? इनवर्स रेशियो लेना है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? क्यों इनवर्स रेशियो लेना है? कि आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। चलो जल्दी 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 रिप्लाई करो। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लिखेंगे तो हम वेलोसिटी का उल्टा लिखेंगे। पर सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझाया सर, और हमें समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वेलोसिटीज का रेशियो, पर वो भी रेशियो कैसा? इनवर्स रेशियो लेना। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। पर बात यह है कि सर फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? समझिए बात। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तब लिखते हैं जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वाटर। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is calculated with respect to air slash vacuum। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से पानी में, जैसे लाइट ट्रैवल कर रही हो एयर से ग्लास में, ऐसे टाइम पे जब आपकी लाइट हवा या वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर मारती है
तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मीडियम का लिखा जाता है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। Absolute refractive index is always when the ray of light is traveling from air or vacuum to water और ग्लास और एनीथिंग, पर एयर से ट्रैवल करके ही दूसरे में जानी चाहिए। अब एयर ही इंपॉर्टेंट क्यों है? आयुष विश्वकर्मा का डाउट है कि सर एयर के बेसिस पे क्यों पकड़ते हैं? एयर के बेसिस पे इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को लिखा जाता है c 3 × 10⁸ मीटर्स प्रति सेकेंड। इसलिए उसको वर्ड दिया एब्सोल्यूट। व्हाई एब्सोल्यूट? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग इट विथ एयर, और एयर में लाइट की असली वाली वेलोसिटी समझ में आती है। लाइट की असली वेलोसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड कहां की वेलोसिटी है? एयर और वैक्यूम की वेलोसिटी है। इसलिए आप ऐसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। इस चीज को जरा एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। एग्जांपल हमने ऊपर ले लिया है, फिर भी हम वापस ये वाला एग्जांपल समझते हैं। समझो आपने एयर से पानी वाला किस्सा पकड़ना है, तो एयर से पानी में आप कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का, वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में, वेलोसिटी ऑफ लाइट पानी में, बराबर ऐसे लिखते हैं ना उल्टा। NW अपॉन 1, क्यों 1? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम का होता है कितना? 1। वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में कितनी होती है? उसको लिखते हैं c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हो गया NW बराबर c बाय VW। अब अगर किसी ने आपको पूछा कि तुमने ये क्या निकाला, बताओ मुझे तुमने ये क्या निकाला, तो तुम सामने वाले को जवाब दोगे मैंने निकाला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी। फिर सामने वाला इंसान तुम्हें बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी भी तो बोल सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप उसको जवाब दोगे कि मैंने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फिर सामने वाला इंसान बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब हुआ कि मेरे पानी में आने वाली लाइट की किरण एयर से होते हुए मेरे में एंट्री मारी, हवा से मेरे में एंट्री मारा उसने, इसलिए मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे रहा हूं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट अमन। अब जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं फटाफट आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। अब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें तो समझ ही गए होंगे, इसमें एयर का या वैक्यूम का कोई लेना देना नहीं होता। तो अब आप सोचेंगे सर अगर एयर और वैक्यूम का लेना देना नहीं होता तो किसका लेना देना होता है? एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो पानी से, या उल्टा लेते हैं, ग्लास से पानी में जा रही हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कहां से कहां जा रही है? ग्लास से पानी में जा रही है। कैसे पॉसिबल है भाई? देखो, आपने ये कांच का ग्लास धूप में रख दिया, कांच के ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है, यहां पे है हवा। तो क्या ये लाइट पहले ग्लास में जाएगी फिर ग्लास से पानी में जाएगी? तो रे ऑफ लाइट कहां से कहां गई? ग्लास से। ये जो ग्लास था पानी का ग्लास, उस पानी के ग्लास से रे ऑफ लाइट कहां गई? वो रे ऑफ लाइट गई किसके अंदर? वो रे ऑफ लाइट गई पानी के अंदर। तो अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी निकालना चाहते हैं, आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ये ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, आप नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
विथ रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हो ग्लास। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि लाइट की किरण ग्लास से पानी में आई है। कहां से कहां तक आई है? ग्लास से पानी में आई हुई है लाइट की किरण। तो आपने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और यहां पे आपने क्या लिखा? यहां पे क्या लिखा आपने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी, पानी विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब आप यहां फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आप यहां फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आप यहां फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये फॉर्मूला आपका आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी। अब लोग आपके आके सवाल पूछेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी बोलो ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोल रहे हो? तब आप उसको जवाब दोगे, अरे बाबा मैंने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। वो बोलेगा क्या मतलब इस चीज का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो आप उसको समझाना, अरे रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास से पानी में एंट्री मारी, इसलिए मैंने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला। तो सामने वाला इंसान आपको एक डाउट पूछ सकता है। सामने वाला इंसान बोलेगा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी निकाला था। हमने कहा हाँ निकाला था। अभी तुमने वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी निकाला। मैंने कहा हाँ निकाला। सामने वाले इंसान के दिमाग में डाउट क्या आया? किसी को समझा क्या? कैन एनबडी टेल मी, सामने वाले इंसान के दिमाग में डाउट क्या आया होगा? कम ऑन, शायद आपके दिमाग में भी आया होगा। क्या कोई बता सकता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में डाउट क्या आया होगा? क्या ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? क्या ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का है। आर दे सेम? बोलिए कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का सेम है? कितने लोग को लगता है सेम है? आंसर है यस और नो। आर दे सेम और आर दे नॉट सेम? वेरी गुड। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, इसका मतलब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। नो, दे विल नॉट बी सेम। कैसे सेम हो सकते हैं ये दोनों? नहीं सेम हो सकते। इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको बचपन में पढ़ाया जाता है तो आप उसका महत्व नहीं समझ पाते। आपको क्या लगता है? सपोज करो, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कहीं कहीं पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.5 होता है। कहीं कहीं पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.5 है। कहीं कहीं पे लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 2 है। तो बच्चा आ जाता है टेंशन में। बच्चे को लगता है हिला, अभी तो बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.5 और अब बोलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 2। अरे बाबा, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट कहां से पानी में एंट्री मार रही है। क्या लाइट एयर से पानी में एंट्री मार रही है, ग्लास से पानी में एंट्री मार रही है, ऑयल से पानी में एंट्री मार रही है? कभी ना कभी आपको ऐसा पता होता है, समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर हो सकता है ऑयल गिर जाए, समुद्र के ऊपर हो सकता है ऑयल गिर जाए। तो रे ऑफ लाइट तो आती है एयर से, पर वो जाती है पहले ऑयल में, फिर ऑयल से जाती है पानी में। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल के रिस्पेक्ट में भी तो निकाला जा सकता है। तो क्या पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑयल के रिस्पेक्ट में वही आएगी जो एयर के रिस्पेक्ट में आएगी? नहीं भाई, अलग अलग आएगी। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा, हाँ सर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग इसलिए भी तो आएगा ना सर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वेलोसिटी को कंपेयर करना होता है। बिल्कुल सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वेलोसिटी को कंपेयर करना होता है। आपने जब वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में लिखा, इसका मतलब आपने कौन सी वेलोसिटी को कंपेयर किया?
एयर की और पानी की। पर जब आपने यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाला, तब आपने किस वेलोसिटी को कंपेयर किया? ग्लास की और पानी की। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में अलग है, पानी में अलग है, यहां हवा में अलग है, पानी में कुछ है, तो भाई कैसे दोनों वैल्यू सेम आएंगे? ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड है, तो क्या प्रॉब्लम है सूरज? बोलिए। ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या आप ये सोच रहे हो कि दोनों लिक्विड है तो भी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जा सकता है? या आप सोच रहे हो कि लिक्विड जो होते हैं वो सारे के सारे रेयर मीडियम में आते हैं? बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट भी होता है। आई थिंक किसी ने मुझे अभी डाउट पूछा था, जैसे ही मैंने लिखा था ना, जैसे मैंने लिखा था ये क्या, जैसे मैंने लिखा था एयर, जैसे मैंने लिखा था वाटर, और जैसे मैंने लिखा था सॉलिड, तो बहुत बच्चों को क्या लगता है? एयर रेयर मीडियम है, सॉलिड डेंसर मीडियम है, तो बच्चा सोचता है पानी क्या है फिर? अगर एयर रेयर है, पानी डेंसर है, वॉट सॉलिड डेंसर है, तो पानी क्या है फिर? अरे बाबा, ऐसा नहीं सोचते। जब भी आप रेयरर एंड डेंसर मीडियम की बात कर रहे हो, तो फिर आप पहले तो दो मीडियम को सामने रखो। ऐसे तीन तीन लोगों के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते, दो लोगों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। एग्जाम्पल वन, जैसे समझो आप एयर एंड वाटर के बारे में बात कर रहे हो, तो इन दोनों में से रेयरर कौन और डेंसर कौन? इन दोनों में रेयरर कौन और डेंसर कौन? एयर रेयरर, पानी डेंसर। बराबर। एग्जाम्पल नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर दो, ठीक है। समझो आप गए ग्लास एंड वाटर पे, तो इन दोनों में से रेयरर कौन और डेंसर कौन? ग्लास डेंसर, पानी रेयरर। अब ये सुनते ही बच्चा पागल, बच्चा बोलता है अरे सर क्या कर रहे हो? अभी तो बोला आपने वाटर डेंसर मीडियम होता है, और अब बोल रहे हो वाटर रेयरर मीडियम होता है, क्या पढ़ा रहे हो सर आप? अरे बाबा, पानी एयर के मुकाबले डेंसर है, पर पानी ग्लास के मुकाबले तो रेयरर है ना। इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपने। ग्लास सॉलिड में आता है, डेंसर होगा कि नहीं होगा? पानी ग्लास के मुकाबले रेयरर में आता है। किसी के दिमाग में बैठा तुम क्या सोचते हो और तुम रियलिटी में क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? आर यू गेटिंग इट? आता है ना तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाउट? अब एक डाउट किसी के दिमाग में आएगा, सर एक काम करो, अभी आपने बोला था ना सर ऑयल एंड वाटर, अब बताओ सर इसमें से कौन रेयरर कौन डेंसर? बताओ, तुम लोग बताओ, चलो। लिक्विड और लिक्विड में बताओ ना सर, आप तो एक सॉलिड लेते हो, एक ये लेते हो, आप वो लेते हो, लिक्विड और लिक्विड में हाँ बताओ, ऑयल और वाटर में क्या? बोलो। ऑयल रेयर है कि डेंसर है? बोलो, बोलो। वेरी गुड, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑयल इज डेंसर। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ऑयल रेयर है, पानी डेंसर है। अरे मेरे प्रिय साथियों, ये पानी है, ऑयल पानी में कहां मिलता है रे तुमको? ऑयल पानी के अंदर मिलता है कि पानी के ऊपर तैरते हुए मिलता है? कभी गए हो बीच के ऊपर? काला काला कलर का ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर मिलता है कि अंदर मिलता है रे तुम लोग को? अभी तुम लोग जाके जरा ये देखो, ग्लास में एक ड्रॉप ऑयल डालो, पानी लेके ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। कभी ये सालन बनाए? सालन, यू अंडरस्टैंड? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कॉल इन होम सालन, सम पीपल माइट कॉल इट तरी। सालन, यू अंडरस्टैंड? एनी सालन, राइट? कोई भी लिक्विड आप खाने की तरी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तेल कहां तैरता हुआ मिलता है? ऊपर तैरता हुआ मिलता है ना तेल। फिर आपको कैसे पता चलता है मम्मी ने आज सब्जी में ज्यादा तेल डाला है, तरी में ज्यादा तेल डाला है? यू मस्ट हैव हर्ड योर फादर सेइंग योर मॉम समटाइम्स, राइट? वैसे बोलते नहीं है, पापा लोग अच्छे होते हैं, है ना? अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो पानी में अगर ऑयल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ऑयल हल्का है, पानी डेंसर है, इसलिए तो ऑयल ऊपर तैरता है। ऐसा होता है। विवेक चौहान इज आस्किंग सालन क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, जाने दो, सालन कुछ नहीं होता।
ऑयल रेयरर होता है, वाटर डेंसर होता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि डेंसर और रेयरर का मुकाबला जब आप करोगे तो दो लोगों के रिस्पेक्ट में मुकाबला करना है। हो सकता है कोई ना कोई बंदा किसी के लिए रेयरर हो, पर कोई ना कोई बंदा वही बंदा किसी और के लिए डेंसर हो। सूरज, लिक्विड से लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ना। लाइट एयर से पानी में जा रही है, लिखो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पानी इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। ये रहा आंसर। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। गौरी शिंदे से सेइंग सर सालन नहीं होता, सारन होता है। इज इट सारन और सालन? यस अमन, तीन मीडियम एक साथ लेके बात नहीं कर सकते, दो मीडियम के साथ में बात कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर थ्री मीडियम्स एट अ टाइम, यू कैन कंपेयर ओनली टू मीडियम्स एट अ टाइम। एंड तरी ना, मोस्ट कम लोग तरी बोलते हैं, मैं तो सालन बोलता हूँ भाई, मैं तो सालन बोलता हूँ। सारन भी हो सकता है, आई थिंक सो। सारन, इज इट इन मराठी इट इज कॉल्ड एज सारन? गौरी शिंदे, is it so in Marathi it is called as saran? No, in Marathi what do you call it? Rassa, rassa. Ayush Vishwakarma is like एक नंबर। आयुष विश्वकर्मा उसने बोला सर दुनिया गई भाड़ में, आप रस्सा बोलो, काम खत्म करो। आधे लोग इस लाइक मिसल पाव, हाँ मैं मिसल पाव खाने गया था, फिर मैंने रस्सा बोला था। चलो मुद्दा ये नहीं है। ग्रेवी, ग्रेवी, विवेक चौहान ने एक और बढ़िया अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने पे हमें वो किया है। ग्रेवी बोलो सर, ग्रेवी। ये जितने भी वर्ड साइड में लिखे हैं सबका नाम एक ही है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। हाँ अब सब लोग चालू हो गए, करी बोलो सर, ये बोलो। अरे मुद्दा ये नहीं है भाई, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्या तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पे 1.5 लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है, तो टेंशन में मत आ जाना कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1.5 यहाँ पे 2 हो सकता है। पानी का रिफ्रैक्टिव अलग अलग, किसके रिस्पेक्ट में क्या है हमें नहीं पता।